अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स। हमने अपनी क्लास स्टार्ट हुई है जिसमें हमने केमिस्ट्री 9th का चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट किया हुआ है। सबसे पहला जो मेरा लेक्चर था उसमें मैंने आपको कुछ दो टर्म्स डिफाइन की थी, साइंस और केमिस्ट्री की, और सेकेंड लेक्चर जो था उसके अंदर हमने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को डिस्कस किया था। और स्टूडेंट्स हमने सारी ब्रांचेस नहीं डिस्कस की थी, उसकी कुछ 4 ब्रांचेस जो रह गई थी वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और जिन स्टूडेंट्स ने मेरा पहले का लेक्चर नहीं लिया उसका लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उधर से जाके देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स वीडियो स्किप नहीं करनी, वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक सरप्राइज दूंगी जो आप लोगों के लिए है सिर्फ और सिर्फ, और आप वो वीडियो स्किप किए बगैर पूरी देखें और लास्ट में आपको वो सरप्राइज मिल जाएगा। तो बगैर किसी बात के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों की जो लास्ट 4 ब्रांचेस रह गई थी वो थी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो आज हम अपनी ये ब्रांचेस को आगे पढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो है उसके नेम से ही जाहिर होता है कि सनती। इसके अंदर हम जो जितनी भी सनतें हैं उसके अंदर जो जो केमिकल बनाए जाते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं और उनको बनाते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? इट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल। तो क्या है इसका मतलब कि हमने जितने भी केमिकल कंपाउंड्स होते हैं वो बनाए जाते हैं कमर्शियल लेवल पे, बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे बनाए जाते हैं, उसको हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं। आगे स्टूडेंट इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं? इसमें बहुत से कंपाउंड्स बनाए जाते हैं। जो बेसिक केमिकल बनाए जाते हैं वो हैं ऑक्सीजन, क्लोरीन, कास्टिक सोडा और सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेट्रा, जो आपकी बुक में दिए गए हैं। और भी बहुत से होते हैं बेसिक एलिमेंट केमिकल्स जो बनाए जाते हैं इस इंडस्ट्री में। इनको बेसिक इसलिए कहा जाता है कि ये जो होते हैं सारे केमिकल्स कंपाउंड, ये आगे चल के अगली जो किसी और चीज़ों की इंडस्ट्री है उसके अंदर भी इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजर्स, सोप, टेक्सटाइल, पेपर। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो होती है वो खादों की इंडस्ट्री होती है, इसके अंदर अमोनिया इस्तेमाल होता है खाद बनाने के लिए। सोप की इंडस्ट्री के अंदर कास्टिक सोडा इस्तेमाल होता है सोप बनाने के लिए, डिटर्जेंट्स बनाने के लिए। टेक्सटाइल की इंडस्ट्री के अंदर कपड़े बनाए जाते हैं और इसके अंदर भी क्लोरीन वगैरह का और बहुत से दूसरे बेसिक केमिकल्स जो होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। पेपर इंडस्ट्री और एक्सेट्रा, ये तमाम तर इंडस्ट्रीज को कवर करती है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। और हम इस केमिस्ट्री के अंदर इन सब की स्टडी भी करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को भी हम इसमें देखते हैं। जो हमारी 6 ब्रांच है केमिस्ट्री की वो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड प्रॉपर्टीज। इसका बेसिक कंसर्न एटम्स से होता है। तो इसी तरह मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। यूनिवर्स के अंदर बहुत से ऐसे एटम्स हैं जो कॉन्टिन्यूसली अपने अंदर से इस तरह से रेडिएशन हर वक्त इमिट करते रहते हैं खुद को स्टेबल करने के लिए। ये जो शुआएं होती हैं इनको रेडिएशन कहा जाता है और इस सारे प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। सेकेंड है न्यूक्लियर प्रोसेसेस। न्यूक्लियस होता है एक एटम के अंदर, उसके अंदर जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं वो न्यूक्लियर प्रोसेसेस कहते हैं। एंड प्रॉपर्टीज, और उनकी सब चीज़ों की खसूसियात क्या क्या होती हैं वो हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट इसकी जो एप्लीकेशंस हैं उसके अंदर सबसे पहली जो एप्लीकेशन है एटॉमिक एनर्जी की। इसका बेसिक कंसर्न न्यूक्लियर केमिस्ट्री का होता है एटॉमिक एनर्जी के साथ। और इसके अंदर जो एटॉमिक एनर्जी होती है इसके साथ जो सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसका डेली लाइफ में क्या और कहाँ यूज है, ये हम सब कुछ इसी न्यूक्लियर केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। सेकंड है इफेक्ट ऑफ एब्जॉर्ब रेडिएशंस। इफेक्ट ऑफ एब्जॉर्ब रेडिएशन का मतलब है कि उनका क्या इफेक्ट होगा जो रेडिएशंस हैं वो एब्जॉर्ब हो जाए, जज़ब हो जाए किसी भी जानवर की बॉडी के अंदर
इंसानों की बॉडी के अंदर, प्लांट्स की बॉडी के अंदर या किसी भी मटेरियल की बॉडी के अंदर। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो शुआएं होती हैं अगर ये किसी की बॉडी के अंदर जज्ब हो जाएं तो इसके अंदर बहुत से केमिकल चेंजेस कर देती हैं। उन केमिकल चेंजेस की स्टडी को हम लोग देखते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर। अब वो हार्मफुल भी हो सकती हैं, वो इफेक्टफुल भी हो सकती हैं। और थर्ड क्या है, मेडिकल ट्रीटमेंट। अब ये जो रेडिएशंस होती हैं स्टूडेंट्स, वो मैंने आपको बताया कि वो कुछ शुआएं हैं, वो अच्छी शुआएं भी हैं और वो बुरी शुआएं भी हैं। जो अच्छी शुआएं हैं, जो अच्छी रेडिएशंस हैं, वो डॉक्टर्स जो होते हैं मेडिकल वाले, वो उसको ट्रीटमेंट में, इलाज में इस्तेमाल करते हैं। और वो इलाज क्या कहलाता है, रेडियोथेरेपी। इसके अंदर सबसे जो मेन एग्जाम्पल है वो है कैंसर ट्रीटमेंट। कैंसर एक डिजीज है जो कि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन की वजह से हो जाती है। आपने बायोलॉजी में पढ़ा था कि माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल हमेशा डिवाइड होकर 2 सेल में कन्वर्ट हो जाता है। और कैंसर क्या होता है, जब ये सेल जो होते हैं ये अनकंट्रोल्ड हो जाएं, ये अब नॉर्मल बनने शुरू हो जाएं किसी भी ह्यूमन की बॉडी के अंदर या किसी भी एनिमल की बॉडी के अंदर, तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, इन्हीं ट्रीटमेंट का यूज करके, इसी ट्रीटमेंट का यूज करके रेडियो वेव्स जो होती हैं उनको यूज करते हैं और उनको जब बॉडी के ऊपर फेंका जाता है तो वो जो खराब सेल बने हुए होते हैं उनको वो डिस्ट्रॉय कर देती हैं। फोर्थ है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। रेडिएशंस गुजार के अक्सर जो पैकेट्स के अंदर आप लोगों के पास फूड आती है वो कई कई दिनों तक, कई महीनों तक वो स्टोर्स में पड़ी रहती है, बाद में उसको लाके खोल के खाया जाता है, लेकिन वो बिल्कुल फ्रेश होती है। प्रिजर्व किया जाता है उनको डिफरेंट किस्म की रेडिएशन से, जिसके साथ उसको गुजार कर उसके अंदर के तमाम तर बैक्टीरियाज को और जर्म्स को किल किया जाता है और उसको स्टोर कर लिया जाता है और ताकि वो खराब ना हो। और आगे अगली है इसकी जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर थ्रू न्यूक्लियर रिएक्टर। इलेक्ट्रिसिटी जो आपने पढ़ी होगी कि वो वाटर से बनती है। हाइड्रोलिक पावर स्टेशन होते हैं जिससे ऊपर से पानी को गिराया जाता है और नीचे से फिर वो जनरेटर की जो होती है कॉइल वो चलती है और इस तरह इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। एक और भी जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने न्यूक्लियर रिएक्टर्स के जरिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का तरीका इजाद किया है और वो सारा तरीका हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर। ये स्टूडेंट्स इसकी एप्लीकेशंस हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज की दुनिया में, और इसने आज की दुनिया की हर फील्ड में बहुत ज़्यादा चेंज किया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिसिन में भी, फूड की इंडस्ट्री में भी और हर टाइप की इंडस्ट्री में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, हम लोगों की जो 7th ब्रांच है केमिस्ट्री की वो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इसके नेम से ही जाहिर होता है कि ये हम लोगों के माहौल के मुतालिक है। इन्वायरमेंट का मतलब होता है माहौल और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का मतलब है माहौलियाती केमिस्ट्री। ये डिफाइन क्या करती है, इज द स्टडी ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द इन्वायरमेंट। अब कंपोनेंट क्या होते हैं, हिस्से। तो किसी भी इन्वायरमेंट के 2 हिस्से होते हैं, एक होता है एबायोटिक नॉन लिविंग जो बेजान है, जैसे जमीन हो गई, आपके इर्द गिर्द पड़ा हुआ फर्नीचर हो गया, या कोई भी सॉलिड चीजें होंगी जिनके अंदर जिंदगी नहीं है, बेजान चीजें, नॉन लिविंग थिंग्स। सेकंड जो इसका कंपोनेंट है वो बायोटिक है। इसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, जितने भी जानदार इंक्लूडिंग ह्यूमंस, तमाम एनिमल्स और तमाम इंसेक्ट्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये बायोटिक फैक्टर में आते हैं। तो 2 कंपोनेंट होते हैं इन्वायरमेंट के, एक एबायोटिक और बायोटिक। अब क्या हमने इफेक्ट चेक करना होता है, जो इंसान जो भी काम करते हैं उनकी क्या एक्टिविटीज हैं और वो क्या असरात छोड़ते हैं इन माहौल के कंपोनेंट्स पे, ये हम सब कुछ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो जैसे इंसानों ने फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं बहुत सारी, और वो क्या करते हैं, वाटर जो है एबायोटिक फैक्टर है इन्वायरमेंट का, उसके अंदर अपनी फैक्ट्रीज का वाटर जो वेस्ट होता है वो रिलीज कर देते हैं। उससे क्या होता है कि वो वाटर जो होता है वो पोल्यूट हो जाता है और इसके अंदर जो होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसके अंदर जो रह रही होती हैं वाटर के अंदर, उनको बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इसी तरह
बहुत सी और भी चीज़ें हैं जो इंसान अपने माहौल में रहते हुए उसको ख़राब कर रहा है, और वो सारे असरात जो इन्वायरमेंट के ऊपर होते हैं इन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, उसकी स्टडी को हम कहते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। अब स्टूडेंट्स, ये ज़रूरी क्यों है? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इसलिए ज़रूरी है ताकि हम लोगों को पता हो कि इंसानों ने क्या किया है और उसके नतीजे में कौन कौन से केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं अर्थ के अंदर या हम लोगों के इन्वायरमेंट के अंदर। अगर वो हम लोगों को पता होंगे तभी हम अपने इन्वायरमेंट की हिफाजत कर सकेंगे और इसकी इम्पोर्टेंस का ख्याल रख सकेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो हमारी 8th ब्रांच है केमिस्ट्री की, वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसको डिफाइन करते हैं, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ अ सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट। इसका क्या मतलब है कि हमने अलग करना होता है और एनालिसिस करना होता है, तज्जिया करना होता है सैंपल का, टू आइडेंटिफाई, पहचान करनी होती है इट्स कंपोनेंट और उसके हिस्सों की। इसका मतलब है कि हमने कोई सैंपल लेना है और उसको देखना है, उसको तज्जिया करना है, उसका ये देखना है, उसका ये एनालिसिस करना है कि इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट हैं, ये किन किन हिस्सों से मिलकर बना हुआ है और उनके नाम क्या है या उनकी पहचान क्या है, हमको अलग अलग करके हमने देखना है। और स्टूडेंट, यहाँ पे एक टर्म यूज हुई है सैंपल। वो सैंपल क्या है? तो देखें, हम लोगों के पास जब हमने किसी चीज का टेस्ट करना होता है या उसको आइडेंटिफाई करना होता है या उसका एनालिसिस करना होता है तो हमारे पास बहुत ज्यादा मिकदार में वो मटेरियल होता है। लेकिन जब हम उसके अंदर से थोड़ी सी मिकदार में लेते हैं चीज को उसकी टेस्ट ट्यूब के अंदर, या साइंटिस्ट जब किसी भी चीज का एनालिसिस करते हैं तो हम उस सारे के सारी मटेरियल का एनालिसिस नहीं कर सकते। हम उसके अंदर से क्या करते हैं, थोड़ी सी मिकदार हम लोग उसकी निकाल लेते हैं बॉडी के अंदर से। जैसे ब्लड निकाला जाता है उस ब्लड की एनालिसिस करने के लिए, जैसे हम लोग अपने फॉर एग्जांपल आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपने अपने ब्लड टेस्ट के लिए अपना ब्लड देना होता है। आप पूरी की पूरी बॉडी का ब्लड नहीं दे देते, आप क्या करते हैं, थोड़ा सा ब्लड वो देते हैं उसको टेस्ट करने के लिए। उसी तरह ही उसको क्या कहते हैं, सैंपल कहते हैं। वो जो लेबोरेटरी के लोग होते हैं वो आपका सैंपल ले लेते हैं ब्लड का थोड़ा सा और बाद में उसको एनालिसिस करते हैं, उसका तज्जिया करते हैं। स्टूडेंट, हम लोग जो है ना एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर 2 टाइप्स के एनालिसिस करते हैं। एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव से ही पता चलता है कि इसकी क्वालिटी क्या है, मतलब इसकी खासियत क्या है, इसके अंदर कौन कौन से केमिकल मौजूद है और उसकी क्या कंपोजिशन है, कि वो किस तरह से बने हुए हैं, जो भी केमिकल उसके अंदर प्रेजेंट है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है कि उनकी अमाउंट कितनी है, हम लोगों ने उसको सेपरेट करना होता है उस सैंपल के अंदर से, और सबसे पहले हमने वो देखना है कि वो कौन कौन से केमिकल स्पीशीज हैं और उनकी कंपोजिशन क्या है, वो कैसे बने हुए, और उनकी तादाद भी या उनकी मिकदार भी हमने इसी के अंदर क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर फिर देखनी होती है कि उस सैंपल में उन केमिकल स्पीशीज की क्या अमाउंट है, वो कितनी तादाद में प्रेजेंट है। स्टूडेंट्स, अब एनालिटिकल केमिस्ट्री का स्कोप क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, ये क्यों पढ़ी जाती है या ये कहाँ कहाँ यूज होती है, इसके इस्तेमालात क्या हैं, वो हम देखते हैं। सबसे पहले फूड में, खुराक में कैसे इस्तेमाल होती है। जब हम लोग लेबोरेटरी की जो फूड होती हैं वो हम खाते हैं, जो इंडस्ट्री के लेवल पे बनी हुई होती हैं, तो जो साइंटिस्ट होते हैं उसके अंदर से हमें ये बताते हैं कि जो हम प्रोटीन खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, तो ये कौन सी फूड के अंदर ज़्यादा मिकदार में प्रेजेंट है। अगर हमें फूड में प्रोटीन चाहिए, हम सिर्फ प्रोटीन खाना चाहते हैं या अपनी बॉडी को प्रोटीन रिक्वायर्ड है, तो ये एनालिटिकल केमिस्ट जो होते हैं वही ये एनालिसिस करते हैं कि कौन सी ऐसी फूड है जिसके अंदर ये कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है या प्रोटीन ज़्यादा, और हमें कौन सी फूड अपनी बॉडी के लिए ज़्यादा ज़रूरी है और वो हम खा सकते हैं। सेकंड वाटर की है कि वाटर जब पोल्यूट है या कोई हार्ड वाटर है या कोई सॉफ्ट वाटर है। स्टूडेंट, सॉफ्ट वाटर वो होता है जिसके अंदर कम मिकदार साल्ट्स की होती है, और हार्ड वाटर वो होता है जो कड़वा पानी भी आप कह सकते हैं, जिसके अंदर बहुत ज्यादा मिकदार में साल्ट्स वगैरह ऐड होते हैं और उसका टेस्ट बहुत कड़वा होता है। तो ये भी एनालिसिस कौन करते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट करते हैं। और आगे आती है इन्वायरमेंटल जो होती है एनालिसिस होते हैं कि हम लोगों के इन्वायरमेंट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट है, एयर के अंदर कौन कौन से केमिकल इस वक्त प्रेजेंट है, ये सारा कुछ एनालिटिकल केमिस्ट ही स्टडी करते हैं। और लास्ट पे है क्लिनिकल एनालिसिस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप जब क्लिनिक में जाते हैं
अपने ब्लड टेस्ट करने के लिए, यूरिन टेस्ट करने के लिए, तो वहाँ पे वो लोग आपका सैंपल लेते हैं और फिर उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं आपकी बॉडी के अंदर मौजूद डिजीजेस की, और फिर आपको वो बताते हैं। और ये सारे एनालिसिस जो होते हैं वो एनालिटिकल केमिस्ट्री में करते हैं। बेसिकली जो एनालिटिकल केमिस्ट्री के है कंसर्न है, वो बेसिकली जो है कंसर्न वो है लेबोरेटरी साइंसेस के साथ। तो स्टूडेंट्स, जो ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, इसकी ये वाली जो मैंने आपको ब्रांचेस पढ़ाई हैं, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट की हामिल है। इसके अंदर से जो सरगोदा बोर्ड है उसके अंदर ज़रूर क्वेश्चन आए जाते हैं, काफ़ी लॉन्ग में भी ये आ सकता है कि सारी की सारी टर्म्स को आप ब्रांचेस को डिफाइन करें और इसके स्कोप बताएं। और कभी कभी ये शॉर्ट में तो ये मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन में तो ये मोस्टली पूछा जाता है, या इनके स्कोप पूछे जाते हैं या इनकी डेफिनेशंस पूछी जाती है। तो ये आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना अपने जब आप लर्न कर रहे होते हैं। और स्टूडेंट, मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि मैं आपको इसके एंड पे एक सरप्राइज दूंगी। तो स्टूडेंट, आपका ये सरप्राइज है कि मैं कल शाम 6 बजे इंशाल्लाह लाइव आऊंगी और आपसे बात करूंगी। तो आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, जो हमने ये ब्रांचेस स्टार्ट किया, इसका इंट्रोडक्शन देखा, इसके मतलब आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप मुझसे करेंगे और मैं आपको इंशाल्लाह जवाब दूंगी इनका। और बाकी आप इसके बारे में जो भी पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल का ख्याल रखें और अपना भी ख्याल रखें। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।